हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़। हम समझेंगे इजराइल के बारे में थोड़ा बहुत, ताइवान के बारे में, क्या होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, क्या इसकी ज़रूरत है, कैसे चाइना और अमेरिका के बीच की पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, कौन कौन से रीजन इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए कि आपको पता है या नहीं। अगर नहीं पता तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता लग जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स आर पार्ट ऑफ इजराइल। इजराइल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, उसकी ज्योग्राफी बहुत रेलेवेंट है, तो कौन से डेजर्ट्स हैं उस रीजन के जो न्यूज़ में थे, और कौन से डेजर्ट्स हैं जो इजराइल में है। जुडाइन, नेगेव, गोबी, काराकुम। आपको बताना है इनमें से कौन से डेजर्ट इजराइल का पार्ट है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने पहले ही एक दो चीज़ों के बारे में पहले डिस्कशन की थी, शायद पिछले महीने एक दो डेजर्ट्स के बारे में, तो मे बी आपको वहाँ से चीज़ें याद होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट ऑपरेट्स ऑन नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट्स विद डिसीजन रीच बाय कंसेंसस। और जो कमिटमेंट्स होते हैं वो आप अपने हिसाब से वॉलंटरली लेते हैं और वॉलंटरली करते हैं। इंडिया APEC का पार्ट नहीं है। ये तीन ऑप्शन आपको बताने हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। अगर नहीं पता तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पक्का पता लग जाएगा। अब आगे बढ़ूँ इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि मान लो अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो और 2025 को आपने टारगेट किया हुआ है, तो आप चाहते हो कि मे बी आप कोचिंग ना करो, या अफोर्डेबिलिटी का इशू है, आपको डर है कि भाई टाइम कैसे मैनेज होगा, मैं इतने टाइम तक अपने आपको मोटिवेट कैसे रखूंगा या रखूंगी, कैसे पुश किया जाएगा अपने आप को। तो उसके लिए PW ओनली आईएएस आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाए हैं कि वी हैव अ कोर्स, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, टाइटन एंड संकल्प 2025 के लिए फाउंडेशन बैचेज है, यानी पूरी डिटेल में सब कुछ फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर चीज़ पढ़ाई जाएगी विद करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड एट अ वेरी वेरी लेस रेट ऑफ 10,999 राइट नाउ। इसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये कोर्स आपको प्रोवाइड करेगा जो भी आपको मतलब क्लासेस चाहिए, जो भी आपको बुक्स चाहिए, जो भी कंटेंट चाहिए, सबसे आपको प्रिपेयर करेगा। तो हैव अ लुक एट इट, और अगर आपको लगे आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ डू ज्वाइन इट। लिंक्स आपको मिल ही जाएंगे। तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। इस प्राइस पे मे बी इतनी अच्छी हाई क्वालिटी क्लासेस कहीं अवेलेबल ना हो, तो प्लीज़ हैव अ लुक। तो चलिए चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ ये है कि इंडिया, USA और 12 IPEF मेंबर्स ने एक सप्लाई चेन रिजिलियंस एग्रीमेंट साइन किया है। तो पहली जो प्लेसेस इन न्यूज़ है वो है कि भाई IPEC है क्या। तो ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो क्या होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसकी कहानी क्या है और कितने मेंबर्स हैं इसमें, पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ कि क्या है IPEF, इसको थोड़ा समझते हैं। IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले नाम से क्लियर है, ये फोकस कहाँ कर रहा है, इंडो पैसिफिक के रीजन के ऊपर। आपको ज्योग्राफी में पहले क्लियर है इंडो पैसिफिक कहाँ पर होता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं वेयर इज इंडो पैसिफिक। अगर इंडो पैसिफिक पे फोकस करें हम तो हमें दिखेगा एक रीजन, जो ये रीजन आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये पूरा रीजन कहलाता है इंडो पैसिफिक। और इस रीजन में बहुत बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं वो है, मान लो यहाँ जापान हो गया, ये पूरा साउथ आसियान की 10 कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, इंडिया, अफ्रीकन कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपके एशिया पैसिफिक या फिर इंडो पैसिफिक का पार्ट है। और इस रीजन में बहुत ज़्यादा पावर कंपटीशन अभी चल रहा है। यहाँ पर आमतौर पे जो संगठन था या यहाँ जो कंट्रीज़ काम करती थी वो फोकस इंडो पैसिफिक पे नहीं करके एशिया पैसिफिक पे करती थी, कि एक एशिया पैसिफिक है जो मतलब इसमें पूरा एशिया आ गया और ये वाला रीजन जो सारा का सारा ये सारा आ गया एशिया पैसिफिक में। लेकिन फिर रिसेंटली जब से चाइना का थ्रेट अमेरिका के लिए बढ़ा तो अमेरिका ने फोकस करना स्टार्ट कर दिया इंडिया पैसिफिक के ऊपर, जो मेनली ये रीजन है, यहाँ से यहाँ तक का रीजन, इसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो इस रीजन के का जो एरिया है हम उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि चाइना का थ्रेट यहाँ बढ़ रहा है। चाइना का थ्रेट कैसे बढ़ रहा था ज़रा वो समझते हैं। अगर आप देखें तो चाइना ने कई सारे कॉरिडोर बनाए हैं, कई सारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स में कई चीज़ें खड़ी की हैं। BRI इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने पहले भी अगर वीडियोस देखते हैं तो पता ही होगा आपको, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके तहत चाइना दुनिया भर को सड़कों से भी जोड़ रहा है और समुद्री रास्तों से भी जोड़ रहा है, खुद के बनाए हुए रूट्स के थ्रू, ताकि वहाँ पर वो ट्रेड बढ़ा सके, व्यापार बढ़ा सके और एक्सपोर्ट बढ़ा सके अपना। क्योंकि चाइना के पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, उसके पास बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने बहुत कुछ प्रोड्यूस किया है, तो उन चीज़ों को उन्हें एक्सपोर्ट करना है। उसको एक्सपोर्ट करने के लिए उनको और एरियाज़ पे रीच चाहिए, वो रीच उन्होंने डेवलप की, रोड बनाए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ने कई सारे रोड डेवलप किए हैं। चाइना मंगोलिया रशिया, न्यू सिल्क रूट, यूरेशियन लैंड ब्रिज, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बांग्लादेश चाइना इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया हालांकि इससे हट गया, पहले कुनमिंग टू कोलकाता ये रोड जा रहा था, अभी
कुनमिंग से ढाका तक जाएगा, कोलकाता तो नहीं जाएगा ये रोड। फिर एक म्यांमार चाइना कॉरिडोर भी यहाँ पर एक और बना है। तो इस तरह से कई सारे कॉरिडोर अक्रॉस, जो ये आपको मरून में दिख रहे हैं असल में लैंड कॉरिडोर है, जो सड़कें बनाई हैं जिनको जोड़ने की कोशिश है। और कुछ जो है आपने मैरीटाइम सिल्क रोड, समुद्री रास्ते भी निकाले हैं जिनके तहत ट्रेड बढ़ेगा इस रीजन में। अब देखिए हुआ ये है कि चाइना ने इस पूरे रीजन में बहुत सारे एरियाज में अपने स्ट्रॉन्ग पोर्ट्स बना लिए हैं। चाहे हम बात करें, यहाँ ग्वादर का पोर्ट है पाकिस्तान में, यहाँ एक म्यांमार में पोर्ट बनाया है, बहुत डीप सी वाटर का पोर्ट, कंबोडिया में है, लाओस में है। इस पूरे रीजन को ना, ये जो पूरी कोस्ट लाइन है यहाँ से लेके, रशिया तो है ही इनके साथ, तो यहाँ से लेके इस पूरे रीजन में बहुत सारे पोर्ट्स बिल्ड किए हैं। पूरा कंट्रोल एक तरह से उनका बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर वो और ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं। ये पूरा रीजन क्लेम करने की ये हमारा है, ये रीजन क्लेम करना है ये हमारा है। तो उनका जो क्लेम बढ़ रहा है उससे काफ़ी खतरा बढ़ रहा है अमेरिका और अमेरिका की नज़दीकी कंट्रीज़ को। तो इसी को दूर करने के लिए अमेरिका ने सोचा कि हमें फोकस करना चाहिए इंडो पैसिफिक के ऊपर, इस रीजन के ऊपर। और यहाँ उनका साथ देने के लिए जो 2 मेजर पार्टनर्स आइडेंटिफाई किए गए थे जिनके पास कैपेसिटी है चाइना के खिलाफ खड़े होने में, वो है इंडिया एंड जापान। मैं इस तरह से बात इसलिए कर रहा हूँ आपके साथ कि लेट्स सी इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, व्हाई इंडो पैसिफिक रिमेन्स प्रेवलेंट इन द जियो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंट। आज की जियो पॉलिटिक्स में इंडो पैसिफिक का क्या रोल है? तो जो पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे ट्रेड रूट्स हैं जो यहाँ से मूव करते हैं। पहला तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ से मैक्सिमम जो ट्रेड है वो मूव करता है इस रीजन का। फिर यहाँ पर इधर स्वेज कनाल है, इसकी भी सेफ्टी की बात आ गई। फिर साउथ, जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्केट्स है इस रीजन में। प्लस यहाँ पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन का सिस्टम है। सप्लाई चेन क्या होती है? मान लो आप एक टी शर्ट पहनते हो, टी शर्ट का जो रॉ मटेरियल होता है वो मान लो वो कॉटन से बनता है। वो कॉटन उगता कहाँ है? तो वो कॉटन बोया जाता है इंडिया में, वहाँ से वो कॉटन निकलता है और कॉटन मान लो उसके धागे बनते हैं जाके फिलीपींस में धागे बने, और फिर वो धागे जब बन के रेशे तैयार हुए, उस टी शर्ट को आपने बनाकर और पेंट करने भेजा बांग्लादेश में। फिर बांग्लादेश से वो टी शर्ट टैगिंग होकर चले गए यूएसए बिकने के लिए, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है जहाँ कॉटन इंडिया से था और वो टी शर्ट जा रही है बिकने अमेरिका में, इस पूरे सिस्टम में एक जगह से क्या कॉटन आया, एक जगह से पेंट आया, एक जगह से आपका टी शर्ट की स्टिचिंग हुई और तब जाके वो यूएसए पहुंचा, जो उसका फाइनल मार्केट है। इस पूरे सिस्टम को, जो पूरा रूट बना, इसे कहते हैं सप्लाई चेन। यानी एक जगह से आप एक चीज़ सोर्स कर रहे हो, दूसरी से दूसरी चीज़ सोर्स कर रहे हो। इस पूरे रीजन में दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे मोबाइल फ़ोन्स की बात कर लें, चाहे हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात कर लें, मेजरली वो सब चाइना से प्रोड्यूस होता है। चाइना में एक कंपोनेंट होता है, कुछ कंपोनेंट इंडिया में होता है, कुछ कंपोनेंट वियतनाम में होता है। तो मेजर सप्लाई चेन जो है वो यहाँ से गुजरती है। अब मोबाइल फ़ोन की बात कर लो तो उसका डिस्प्ले हो सकता है जापान में बने, उसकी बॉडी चाइना में बने, असेंबल इंडिया में हो वो, और फिर यहाँ से वो कोरिया जाए या फिर जापान जाए या जहाँ भी जाना जाए सामान। लेकिन ये पूरा सप्लाई चेन है और चाइना ने इस रीजन में इतना ज़्यादा दबदबा बना लिया है कि पूरे सप्लाई चेन में इसका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो इस रीजन की कंट्रीज़ है वो चाहती थी कि हम चाइना के दबाव में ना आए, क्योंकि चाइना ने अगर व्यापार बंद कर दिया, चाइना ने अपने रूट्स बंद कर दिए तो ट्रेड ठप हो जाएगा। जब कोविड आया था तो चाइना ने अपने देश में लॉकडाउन कर दिया था। लॉकडाउन के बाद पूरी दुनिया का सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया था, गाड़ियाँ महंगी हो गई थी, गाड़ियाँ मिल नहीं रही थी, मोबाइल्स महंगे हो गए थे, चीज़ें मिलनी बंद हो गई थी, क्योंकि चाइना के अलावा कोई ऐसी कंट्री ही नहीं है जो उस लेवल पे मैन्युफैक्चर कर पाए, या अगर चाइना को हटा दे तो हमारे पास सप्लाई चेन में कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जैसे हमने मान लो ये बताया ना, कॉटन इंडिया से लिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, यूएसए। मान लो इंडिया में कॉटन नहीं मिल रहा तो आप पाकिस्तान चले जाओगे। मान लो फिलीपींस में काम नहीं हो पा रहा तो आप जापान चले जाओगे। बांग्लादेश में नहीं हो पाई ये सब कुछ तो वियतनाम चले गए, कंबोडिया चले गए। तो इस तरह यू ऑलवेज हैव अल्टरनेटिव, बट चाइना इज एन अल्टरनेटिव, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो इसीलिए एक रिजिलियंट नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है ताकि और जो कंट्रीज हैं वो चाइना के दबाव में ना आए, और एक सेपरेट अलग तरीके का वो एक प्रयास कर रहे थे ट्रेड कॉरिडोर बनाने के लिए। इसके लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट किया किस चीज़ के ऊपर? सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट। तो सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट क्या करेगा? ये फोकस करेगा कि इस रीजन में सप्लाई चेन में और ज़्यादा डेवलपमेंट करने की, ताकि केवल एक चाइना पे डिपेंडेंस ना हो। और इससे क्या होगा, इन सभी एरियाज़ में जो मेजर्स है, मान लो कैसे देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा, जो मैंने बोला कि मान लो इंडिया, जापान, थाईलैंड, यूएसए, इन देशों में नई सप्लाई चेन स्टैब्लिश होगी, जिसमें इंडिया ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट की वजह से, वर्कर्स की वजह से। लेकिन इनके बीच में एग्रीमेंट्स तो होनी चाहिए ना पहले, सेम टैक्स लॉज हो, सेम तो नहीं मतलब सिमिलर टैक्स लॉज हो, वो उनके बीच में एक बेसिक असेसमेंट हो, एग्रीमेंट हो, वो चीज़ें हो, तभी तो चीज़ें बनेंगी ना। जबकि अलग अलग नियम है, क्योंकि चाइना ने सब कुछ ऐसा बना दिया है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है, सबसे सस्ता, सबसे जल्दी करने की क्षमता है चाइना में। तो उससे काउंटर करने के लिए पास कैपेसिटी होनी चाहिए, वही बूस्ट करने की कोशिश है इसके अंदर। अब आईपीएफ में कितने मेंबर्स हैं? देखो आईपीएफ में असल में 14 मेंबर्स हैं।
और जो आपको मैंने बताया ना कि इतना प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना से लड़ने की तैयारी है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ जितने हम रीजन हैं सबके बारे में जान लेंगे। जो भी चैलेंज खड़े हो रहे हैं चाइना के खिलाफ, जो अमेरिका खड़ा कर रहा है, उन सबको समझते हैं। पहले थोड़ा सब्र रखिए, मैं थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ इसको क्योंकि हमें समझना है सब कुछ। तो देखो, चाइना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चाइना से पंगा लेने के लिए अमेरिका यहाँ पर अपने ग्रुप्स बहुत बढ़ा रहा है। तो उन्होंने एक ग्रुप खड़ा किया क्वाड, जिसमें 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें इंडिया है, चाइना है, यूएसए है, और चौथा कौन है बताओ? ऑस्ट्रेलिया है, और कौन है? क्या इसमें चाइना भी है? बताइए, क्वाड में चाइना है? नहीं भाई, चाइना क्यों होगा क्वाड में? मतलब ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी ग्रुप्स बन रहे हैं, ये मेजरली इसलिए बन रहे हैं कि चाइना का दबदबा बढ़ रहा है। तो चाइना को कंटेन करने के लिए ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। चाइना को कंटेन करने के लिए पहले एक सिक्योरिटी लेवल पे या इकोनॉमिक लेवल पे उन्होंने बनाया क्वाड। क्वाड में कौन से लोग हैं? क्वाड मतलब होता है 4। तो ये 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड की 4 कंट्री है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, और बताइए कौन सा था? जापान। ये हो गई क्वाड कंट्रीज। इसके अलावा चाइना, अमेरिका इन सब के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर चुका है, मेजर डिफेंस पार्टनर बना चुका है। जैसे इंडिया के साथ GCIM हो, कॉमकासा हो, ऐसे जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो पहले हो चुके हैं। यानी इंडिया के शिप्स जाके जो अमेरिकी बेसिस है वहाँ से ऑयल ले सकती हैं, अपने आप को रिप्लेनिश कर सकती हैं। अमेरिकन जो अगर ऐसी ज़रूरत है तो वो इंडिया में आके अपने शिप्स और जहाज़ों को रिप्लेनिश कर सकते हैं। इनके मिलिट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका है कि एक दूसरे के सामान को कैसे यूज़ करें, कैसे एक दूसरे के ऑपरेशंस होते हैं, इनकी भी जो इन्फॉर्मेशन जो है सेंसिटिव, वो भी शेयर करने की अब एग्रीमेंट हो चुके हैं। फाउंडेशन एग्रीमेंट कहते हैं 4। इंडिया, अमेरिका, इंडिया, जापान और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है। इन सब 4 के बीच में हो चुका है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मिलिट्रीली भी बनती दिख रही है। दूसरा, यहाँ पर काउंटर करने के लिए इसको, ये तो हो गया डिफेंस का पार्टनरशिप कि चलो भाई हम कभी किसी को ज़रूरत पड़ी तो हम खड़े हो पाएंगे। इसके अलावा यहाँ इस रीजन में जो इकोनॉमिक चैलेंज है चाइना का, उसको काउंटर करने के लिए इन लोगों ने शुरू किया है IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। लेकिन और भी कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो खड़े किए गए हैं, क्योंकि देखो वियतनाम को भी दिक्कत है चाइना से, ताइवान को भी दिक्कत है, जापान को भी दिक्कत है, फिलीपींस को भी दिक्कत है। तो अलग अलग ग्रुप्स खड़े किए गए हैं। तो पहले यूएसए की एक ट्रीटी है, उसमें देखो उसके साथ कौन कौन है? साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मेक्सिको, चिली, पेरू। फिर क्वाड में ये 4 कंट्रीज़ हैं, ये क्वाड की कंट्रीज़ हो गई। फिर आसियान में 10 कंट्रीज़ हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया की 10 कंट्रीज़ हैं। इन्हें बहुत खतरा है चाइना के बढ़ते प्रभुत्व से, तो कुछ कंट्रीज इनमें से भी हैं। और RCEP किया गया था आसियान प्लस 5 कंट्रीज़ के द्वारा। इसमें पहले इंडिया भी था। आसियान की 10 कंट्रीज़ प्लस 5 कंट्रीज़। 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चाइना। पहले इसमें इंडिया भी था। तो 6 जब नेगोशिएशन हो रही थी कि आसियान और प्लस 6 उनके मेजर पार्टनर्स के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, ये RCEP की बात थी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 15। आसियान के 10 और प्लस 5, 10 मेंबर कौन कौन से हैं आसियान के? मैंने आपको 2 बार प्रॉपर रिवाइज कराया है, यहाँ लिस्ट में भी नाम है, ये आपको कोशिश करनी चाहिए कैसे याद रहे। मैंने आपको एक तरीका बताया था। CLMVT 5 कंट्रीज़ हो गई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, कितनी कंट्रीज़ हुई? फिलीपींस, ब्रूनी, हो गई सारी कंट्रीज़ आसियान की कंप्लीट आपकी। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप नाम याद कर सकते हो। फिर तो याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 15 मेंबर हैं आपके RCEP में, 10 मेंबर हैं आपके आसियान में, और क्वाड में 4 मेंबर्स हैं। और अभी जो एग्रीमेंट हुआ है वो है IPEF का जो एग्रीमेंट हुआ है, इसके अंदर 14 मेंबर्स हैं। यानी कौन कौन से मेंबर्स हैं इसके अंदर? ये जो डार्क ब्लू में आपको दिख रहा है, ये इसके मेंबर्स हैं, ये वाला। तो नॉर्मली इसमें जो आप सोचते हो कंट्रीज़ हैं, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। देखो हमेशा 2-2 करके याद करो, ठीक है। मैं इसको ज़रा साफ़ करूं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं अभी IPEF की, हमने बोला 14 मेंबर्स है, राइट। तो इसमें कौन कौन होगा? जहाँ भी ऑस्ट्रेलिया जाता है मेजरली उसके साथ न्यूजीलैंड जाता ही जाता है, जापान जाता है तो उसके साथ साउथ कोरिया जाता ही जाता है। तो यहाँ देख लो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, ठीक है। और जनरली ये भी देखा गया है कि जहाँ भी आपका सिंगापुर होगा, ठीक है, सिंगापुर प्लस वियतनाम, ठीक है, और प्लस आपका इंडोनेशिया, तीनों साथ चलते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है। फिर ये तीनों जा रहे हैं तो आपका फिर ये होता है कि मलेशिया, थाईलैंड और ब्रूनी, ये भी आपके हैं इसके पार्ट। और ऊपर अगर आप देखो कौन सी कंट्रीज इसमें एसेंशियली इंपॉर्टेंट है IPEF में, जो काउंटर करती है चाइना को, सबसे ऊपर USA और प्लस इंडिया।
कितनी कंट्रीज हुई? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 कंट्रीज बच रही हैं। एक जिसमें विशेष कंट्री जो नॉर्मली आप इमेजिन नहीं करते वो है फिजी। तो अगर आपसे पूछा जाए इज फिजी पार्ट ऑफ IPEF, तो यस फिजी इज अ पार्ट ऑफ IPEF। फिजी एक छोटी सी आइलैंड कंट्रीज है पर इसका पार्ट है, तो याद रखिए फिजी इज पार्ट ऑफ IPEF, क्योंकि फिजी को नॉर्मली आप बाहर रख लेंगे, क्योंकि फिजी जैसी कंट्री आपको लगेगा रीजन की नहीं है तो नहीं होगी। एक कंट्री और कौन सी बच गई? फिलीपींस, क्योंकि हमने ऐड नहीं किया था उसको, तो फिलीपींस भी ऐड होगा। तो ये आपकी IPEF की कंट्रीज हैं। जो आपकी आसियान है उसमें 10 कंट्रीज हैं। 10 कंट्रीज कौन सी हैं? CLMVT, कितनी भी? 5 हुई। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड। और क्या क्या होता है इसमें बताइए? सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनी। लास्ट कंट्री बताओ? फिलीपींस बच गई, तो पी में फिलीपींस आ गई, तो 5 कंट्रीज यहाँ से भी हो गई, 10 कंट्रीज हो गई आपकी आसियान की। 10 + 5 ऑस, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया और चाइना। इंडिया होती तो 16 हो जाते, तो 15 कंट्रीज हैं RCEP में। तो इस तरह आपको कंट्रीज याद होनी चाहिए। और फिजी इज पार्ट ऑफ योर IPEF। IPEF किसके ऊपर काम कर रहा है? सप्लाई चेन पर। इंडिया को कुछ दिक्कतें भी हैं इससे। क्या दिक्कतें हैं? देखिए IPEF 4 पिलर्स पे काम करता है: ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी, यानी टैक्सेशन, एंटी करप्शन। इंडिया को दिक्कत ये है कि आप जो ट्रेड पिलर है, इसमें जो आप बात कर रहे हो वो बात कर रहे हो एनवायरमेंटल क्लैरिटी की। इसमें ये बातें की गई कि IPEF के अंतर्गत जो ट्रेड होगा उसमें फोकस करेंगे ग्रीन एनर्जी के ऊपर, उसमें फोकस करेंगे कैसे डिजिटल ट्रेड हो और ओपननेस ऑफ डिजिटल ट्रेड, मतलब डेटा का फ्री फ्लो। इंडिया उसके खिलाफ है। और एग्रीकल्चर में सब्सिडी ना मिले, ओपन मार्केट हो, इंडिया को उसमें दिक्कत है। इसलिए इंडिया इस पिलर से बाहर रह रहा है जब तक चीज़ें क्लियर ना हो। बाकी 3 जो पिलर है, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी, टैक्सेशन, एंटी करप्शन, इस पर इंडिया इनके साथ खड़ा है। तो ये US और इंडो पैसिफिक कंट्रीज का एक इनिशिएटिव है। इंडिया को किससे दिक्कत है? इनके ट्रेड पिलर्स से। कितने पिलर्स हैं? 4 पिलर्स: ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी और फेयर इकोनॉमी, जिसमें इंडिया ट्रेड में थोड़ा सा कतरा रहा है। आपको जो कंट्रीज है पता चलेगी कौन कौन से इसका पार्ट है, कौन कौन सा इसका रोल है, क्या है, नहीं है। और इन सब ने साइन किया। 14 कंट्रीज 40% GDP बनाती है दुनिया का। और क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी पर भी ये लोग काम करेंगे। ये बेसिक सी बातें थी जो आपको समझ आ गई। मेंबर्स कौन कौन से हैं, इसका रोल क्या है। मेजरली काउंटर किसको करना चाह रहा है? चाइना को। किसके पक्ष से खड़ा है ये? अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है। इंडिया को किससे दिक्कत है? ट्रेड वाले कंपोनेंट से। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को कहा था डिक्टेटर, एक कॉन्फ्रेंस में, जबकि उससे जस्ट पहले शी जिनपिंग मिले थे बाइडेन से। तो हुआ यह है कि शी जिनपिंग पहुंचे हैं अमेरिका एक मीटिंग अटेंड करने, APEC की, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये क्या है भाई? इसमें कहानी ये है कि इन लोगों ने कहा कि थोड़े रिश्ते नॉर्मलाइज करेंगे, बातें करेंगे, लेकिन अभी भी तलखी बनी हुई है। देखिए, ये रहा अमेरिका, ये रहा हमारा चाइना। बातें किसको लेकर हुई हैं? तो मुख्य रूप से जो अभी तक इशू बना हुआ वो है ताइवान को लेके। अब ताइवान का आइलैंड कहाँ है? तो ताइवान यहाँ दिख रहा है, एक छोटा सा आइलैंड, ये असल में ताइवान है। और ताइवान को लेकर विवाद ये बना हुआ है कि चाइना लगातार पुश करता है ताइवान के साथ अपने संबंधों को अमेरिका कम करे, ताइवान को लेकर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कुछ भी। तो ताइवान की बात क्या? देखो, पहले भी हमने डिस्कस किया, फिर से कर लेते हैं। चाइना अपने आप का पूरा नाम क्या है उसका? PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। और ताइवान जो है कहता है कि हम असली चाइना है, इनका लगातार क्लेम रहा है। और ये अपने आप को कहते हैं ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो जो चाइना हम समझते हैं उसको कहता है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये है रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पे जिस पार्टी का कब्जा है वो है कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है। और हमारा जो ताइवान का हिस्सा है यहाँ है डेमोक्रेसी, ठीक। तो विवाद शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, 1949 से पहले पूरे चाइना के ऊपर ऑलमोस्ट एक जिसे कहते हैं चाइनीज वाटरमेलन, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज का प्रभाव था। 1949 में यहाँ पर कम्युनिस्ट चाइना स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन उससे पहले एक पार्टी थी KMT, जो थोड़ी सी वेस्टर्न कंट्रीज के सपोर्ट जिसको प्राप्त था, और जो एंटी कम्युनिस्ट थी और जो डेमोक्रेसी वगैरह की बात कर रही थी। और इसके लीडर थे चियांग काई शेक, जिनकी पार्टी थी कॉमिनतांग, KMT से कहते हैं। इनकी लड़ाई सीधा सीधा हुई थी CCP से, कम्युनिस्ट पार्टी से, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ थे। माओ वर्सेस चियांग काई शेक, इनके बीच में लड़ाई हुई, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कॉमिनतांग पार्टी को हरा के इस आइलैंड पे भेज दिया था, भाई यहीं पे तुम रहो। ये भाग भाग के यहाँ आ गए थे। और जब इनके सपोर्टर्स सारे यहाँ शिफ्ट हो गए तो अमेरिका और उनके सपोर्टर्स ने कहा था कि भाई घुस के तो दिखाओ, इनको मार के तो दिखाओ, हम बचा लेंगे। तो फिर इसलिए CCP जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो आगे नहीं गई थी। और वहाँ पर ताइवान स्ट्रेट में 1949-1950 से ही
अमेरिका ने अपने फ्लीट डिप्लॉय कर दिए थे कि भाई आओ देखते हैं। और यहाँ तक कि अमेरिका ने ये भी किया था कि यूएन में चाइना की जगह ताइवान को जगह दे दी थी कि ताइवान ही चाइना यही असली मेंबर बनेगा यूएन का। लेकिन यहीं पर बात आती है कि इंडिया ने ये कहा था कि ताइवान असली चाइना नहीं है, असली चाइना तो मेनलैंड चाइना जो सीसीपी वाला चाइना है, यानी पीआरसी इज़ द रियल चाइना, नॉट आरओसी। आरओसी मतलब ताइवान। यूएस ने कहा था और वेस्ट ने कहा था कि आरओसी ही असली चाइना है, इसलिए यूएन में यही चाइना रहेगी। लेकिन बाद में दोबारा पीआरसी को, जिस चाइना को हम आज चाइना कहते हैं, उसको वहाँ पर बैठा दिया गया। बात तब से है और आज तक है, लगातार इस आइलैंड पे, ताइवान के आइलैंड पे डेमोक्रेसी है, लगातार इस आइलैंड पे अमेरिका का सपोर्ट प्राप्त है। और चाइना ने अभी तक कब्जा नहीं किया इस रीजन पे, क्योंकि उनको यही डर है कि अमेरिका हमला कर देगा। और क्योंकि उनका मानना है ताइवान उनकी कंट्री है, इसलिए इस पूरे रीजन पे जो उनका, देखो कोई भी कंट्री का जो सी होता है ना, सी, उनके सी जो जहाँ से कोस्ट लाइन है वहाँ से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक उनका कंट्रोल होता है, उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उनका वो एरिया होता है। यहाँ पर क्या है कि क्योंकि इनका कहना है कि ताइवान हमारा है, इसलिए इनका मानना है यहाँ से यहाँ तक हमारा ही समुद्री इलाका है, तो ये जो 2 आइलैंड है सेनकाकू डाइकू, ये भी हमारे आइलैंड है। जबकि जापान का ऐसा कहना है कि भाई ये तो हमारे आइलैंड हैं और अभी जापान के ही कंट्रोल में दोनों कंट्री, ये आइलैंड्स। तो यहाँ चाइना का विवाद जापान के साथ है सेनकाकू आइलैंड को लेकर। सेनकाकू आइलैंड में भी किसका कंट्रोल है, तो जापान का। लेकिन चाइना क्लेम करता है ये हमारा है, क्योंकि चाइना कहना है ताइवान भी हमारा है, ताइवान के आसपास की जो अभी आइलैंड जापान के पास है वो भी हमारे हैं। तो ये चाइना का क्लेम है, ये विवाद है जापान के साथ और पूरा का पूरा ताइवान क्लेम करते हैं ये। लेकिन ताइवान का कहना है नहीं भाई हम अलग हैं, हम डेमोक्रेसी, हम नहीं मानते आपकी बात, हम नहीं जाएंगे आपके साथ, ये अलग मानते हैं। और इसीलिए अमेरिका का सपोर्ट जब यहाँ पे होता है तो ये जाता है चाइना की वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ। चाइना का कहना है कि दुनिया में एक ही चाइना है और वो केवल हम हैं। इंडिया की वन इंडिया पॉलिसी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया एक ही है। लेकिन चाइना को लेके क्लेम बहुत है, चाइना का अलग क्लेम है हम चाइना, यहाँ ताइवान का अलग क्लेम है हम चाइना। तो वन चाइना पॉलिसी की बात है। इंडिया हालांकि वन चाइना पॉलिसी का सिग्नेटरी है, लेकिन फिर भी इंडिया का कहना है कि हम ताइवान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाएंगे ट्रेड वाइज और बाकी चीज़ों के हिसाब से, क्योंकि ताइवान को खतरा आ रहा है चाइना से। तो ये जो विवाद था ये अभी इस जब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मीटिंग हुई इन दोनों लीडर्स के बीच में, वहाँ ताइवान का मुद्दा अभी भी थोड़ा गर्मी में रहा, क्योंकि अमेरिका लगातार सपोर्ट करता ही करता है। और ये विवाद जो 1949 से आज तक चला आ रहा है वो लगातार चला ही आ रहा है। अगर यहाँ पर अमेरिका का सपोर्ट नहीं होता तो आइलैंड कब का चला गया होता ताइवान का हाथ से। ठीक है, अब बात करते हैं ये जगह कहाँ है। तो इनके बीच में है ताइवान स्ट्रेट, यहाँ पर है सेनकाकू डाइकू आइलैंड। किस रीजन में है ये 2 आइलैंड, ईस्ट चाइना सी में। ईस्ट चाइना सी में जापान और चाइना के बीच में विवाद है। नीचे है साउथ चाइना सी, जहाँ पर एक है 9 डैश लाइन, जिसके हिसाब से पूरे साउथ चाइना सी को चाइना क्लेम करता है, जो हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ मिले थे, किस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे ये, तो एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। कब बना ये, 1989 में बन के तैयार हुआ। कितनी मेंबर कंट्रीज है इसमें, 21 कंट्रीज है। क्या इंडिया इसका पार्ट है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। क्या इंडिया IPEF का पार्ट है, तो इंडिया पार्ट है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट नहीं है। इंडिया लगातार चाहता था, लेकिन 1998 में इन्होंने अपने ऊपर फ्रीज लगा लिया था 10 साल के लिए कि भाई अभी हमारा ग्रुप एक्सपेंड नहीं होगा। तो अभी भी इंडिया ने कोशिश की, लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं है। देखो सिस्टम ये है यहाँ पर कि जो ये एपेक काम करता है इस तरह से काम करता है कि कोई भी चीज़ का डिसीजन होता है कंसेंसस से। जब तक सभी लोग एग्री नहीं होंगे कोई चीज़ नहीं आगे जाएगी। अब डर यही है, इंडिया घुसना चाहेगा तो चाइना मानेगा ही नहीं, कंसेंसस बनेगा नहीं तो इंडिया कभी घुस ही नहीं पाएगा। दूसरा, यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि हर कंट्री वॉलंटरली बताती है कि वो क्या करेंगे, उनका क्या ट्रेड टारगेट है, किस तरह पुश करना चाहते हैं ग्रोथ को। और पांचवा, जो भी एग्रीमेंट या जो भी चीज़ें यहाँ होती है वो नॉन बाइंडिंग होती है। मान लो जैसे हमने बात की आसियान की, मान लो जैसे इस आसियान में 10 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन किया, 10 कंट्री को फॉलो करना पड़ेगा। वो सबके बीच में डिसीजन होता है, फिर वो एग्रीमेंट से आता है वो। लेकिन यहाँ ऐसा है कि सब कुछ वॉलंटरी है, करना है करो, नहीं करना मत करो, नॉन बाइंडिंग है। तो इसीलिए एपेक का असल में उतना बड़ा प्रभाव नहीं है जितना मान लो आज G20 का है, या जितना आप भविष्य में IPEF का देखोगे। तो धीरे धीरे इसकी रेलेवेंस कम हो रही है। 1989 में जब इस्टेब्लिश किया गया था तब माना जा रहा था कि दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी जिसका पार्ट है तो एक बड़ा रोल दुनिया में निभाएगी, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें उतनी रीच नहीं रही। अब एपेक में कंट्रीज कौन कौन सी, सारी बड़ी इकोनॉमीज जो है वो एपेक का पार्ट है। यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा, इसमें चाइना भी है, अमेरिका भी है, रशिया भी है। तो 21 कंट्रीज में सिंपल है। आप पहले ये देखो कि इसमें आपकी मेजर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया है, तो क्या न्यूजीलैंड है इसमें, ज़रा गौर करिए, न्यूजीलैंड भी है। ठीक है, मैंने बोला जहाँ जापान होगा वहाँ कोरिया भी होगा। ठीक है, जहाँ सिंगापुर होगा वहाँ फिलीपींस भी होगा, वहाँ मलेशिया भी होगा, वहाँ इंडोनेशिया भी होगा, वहाँ वियतनाम भी होगा। ठीक है, और प्लस चाइना मेन कंपटीटर किसका है, अमेरिका का, तो अमेरिका भी इसका पार्ट है, और इसमें रशिया भी इसका पार्ट है।
ठीक, कनाडा भी है रशिया के अमेरिका के साइड में, और चिले, ये कंट्री ऐसी है जो आपको याद नहीं रहेंगी। चिले इसका पार्ट है, फिर ताइवान भी इसका पार्ट है, और पापुआ न्यू गिनी भी इसका पार्ट है। ये वो कंट्रीज जो मैं गोल सर्कल कर रहा हूँ जो आपको याद नहीं रहेंगी। हांगकांग भी इसका पार्ट है। तो ये कंट्रीज भी याद रखिए कि भाई ये इसका पार्ट है एपेक मेंबर्स की। तो ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी एशिया पैसिफिक में, और इस ग्रुप में ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब एक चीज़ और हुई रिसेंटली, जहाँ पर इंडिया और चाइना ने एक अपने टेक्नोलॉजिकल टाइज को बढ़ाने के लिए इनोवेशन हैंडशेक की बात की। इनोवेशन हैंडशेक मतलब क्या होता है? इंडिया का जो बिजनेस काउंसिल है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, इन्होंने इनके जो मेजर जो हमारी आईसीटी कंपनीज हैं, मान लो फेसबुक हो गई, इन्फोसिस हो गई, या विप्रो हो गई, हमारी जो है एचसीएल हो गई, इन सब की कंपनीज के एग्जीक्यूटिव ने बाकी स्टार्टअप के साथ मिलकर कोशिश की कि जो इमर्जिंग स्पेस टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, उनके बीच में, इन देशों के बीच में थोड़ा अब ये चीज़ों का हम ग्रो और करेंगे, ताकि हमारी जो इनोवेशन के सेक्टर में कोलैबोरेशन हो सकती है वो हो। और दोनों इंडस्ट्रीज़ जो है, इंडिया की और अमेरिका की, ये फोकस करेंगे कि कैसे जो वेंचर कैपिटल फंड है वो चाहे तो फंडिंग दे पाएँ, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उस पर को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट की जा सके, ताकि केवल गवर्नमेंट ही नहीं, जो इंडिया और अमेरिका का प्राइवेट सेक्टर है वो भी इस पर आके आगे लेके जा सके चीज़ों को। और ये दिखाता है कि कैसे क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मान लो 5G हो गई, 6G हो गई, या फिर सेमीकंडक्टर्स हो गए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल चेंज के लिए, वहाँ के लेवल पर जाके ये अब कोलैबोरेशन की बात हो रही है, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है और दिखाता है कि इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप किस लेवल पर जा रही है। अब इसी को आप पहले वाली बात से जोड़ो, अगर आपको सेमीकंडक्टर्स चाहिए, अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम डेवलप करना है, तो अभी डिपेंडेंट किसके ऊपर हो? चाइना के ऊपर हो। सप्लाई चेन पे सबसे बड़ा दबदबा किसका है? चाइना का है। अमेरिका भी चाहता है सप्लाई चेन में एक अल्टरनेटिव आए, जो अल्टरनेटिव कौन दे सकता है? इंडिया, इसलिए वो इंडिया के और करीब यहाँ होता दिख रहा है। तो ये कमिटमेंट है कि कैसे हम अपने इकोसिस्टम को अमेरिका के साथ डेवलप करें, ताकि बेहतर तरीके से हम इसको आगे लेके जा पाएँ। एक न्यूज़ और आई है अमेरिका के चिर प्रतिद्वंदी रशिया के साथ। इंडिया ने जहाँ अमेरिका के साथ इनोवेटिव हैंडशेक की बात की है कि प्राइवेट सेक्टर मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, टेक्नोलॉजी में ग्रो करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ इनका जो चिर प्रतिद्वंदी है रशिया, उससे इंडिया ने एक मिसाइल सिस्टम, मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम खरीदने की बात की है। मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम क्या होता है कि इंसान जो है अपने पीठ पे रख के से यूज़ कर सकता है। ये यानी आप लेके गए कहीं आसपास कोई छोटा मोटा एयर फ्लाइट वगैरह कुछ उड़ती, प्लेन उड़ता दिखाई दिया, तो आप यहाँ से फायर करके किसी एयरक्राफ्ट को गिरा सकते हो। तो अभी जो इसे कहते हैं मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, अपने फिल्मों में देखा होगा, आजकल बहुत यूज़ होता है ये। तो ये असल में छोटे मोटे होते हैं और बहुत हैंडी होते हैं। असल में जो इंडिया रशिया से अब खरीद रहा है उसका नाम है ईगला-एस एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या थोड़ा सा जरूरत पड़े तो कंधे पे रख के भी, नहीं तो किसी गाड़ी पे रख के आप कर सकते हो। 500 से 6000 मीटर तक इसकी फायरिंग रेंज होती है, और 400 मीटर पर सेकंड की टारगेट की स्पीड से अटैक करता है। ये तो इंडिया को एक मान लो चाइना के बॉर्डर पे या फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जहाँ कुछ एरियल थ्रेट्स हैं, मान लो यूएवी हो गया, कोई ड्रोन हो गया, या फिर कोई फ्लाइट हो गई, तो कोई प्लेन हो गया, उसको उड़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ बात इसी की जा रही है कि अडानी डिफेंस जो कंपनी है प्राइवेट, वो इसमें कोलैबोरेट करेगी और वो भी डेवलप करेगी इस चीज़ को। तो इंडिया ने क्या यूज़ किया, क्या चीज़ खरीदी है रशिया से? ईगला-एस। ईगला-एस क्या है? एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। कौन सा वाला? पोर्टेबल वाला, इस तरह का, ठीक है। तो ईगला-एस हालांकि थोड़ा पुराना है, लेकिन इसकी ज़रूरत इंडिया को बैटल फील्ड पे होने वाली है, इसलिए इंडिया ने रशिया के साथ ही एग्रीमेंट किया है। इसके बाद एक न्यूज़ ये है कि फ्लडिंग हो रही है सोमालिया में। सोमालिया कहाँ है मुझे बताइए पहले? एक जगह है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ अक्सर ना सूखा पड़ता था, लेकिन यहाँ इस बार इतनी तेज़ बारिश हुई है, एल नीनो, ला नीना और जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उसकी वजह से, कि यहाँ बाढ़ की स्थिति आ गई है। कहाँ पर सिचुएटेड है सोमालिया? तो ये रहा इक्वेटर, यहाँ से गुजरता है सोमालिया से। ये रहा रेड सी, ठीक है। अगर ये रेड सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये रीजन बहुत सारे न्यूज़ में। यहाँ ऊपर वाला कौन सा हिस्सा है भाई? ये जो देख रहे हो, यहाँ पर आपका जिबूटी भी है और सोमाली लैंड भी है। यहाँ ऊपर जाके यहाँ पर आपका इजिप्ट भी है, और कौन सी कंट्री है इधर, कौन सा ग्रुप है ये? स्वेज कनाल भी यहीं पर सिचुएटेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूट है ये, मेडिटेरेनियन सी को ये जोड़ता है अरेबियन सी से या इंडियन ओशन से। तो ये रीजन जो है ना, ये यहाँ ऊपर स्वेज कनाल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है दुनिया का ये, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। तो अफ्रीका के आसपास इस रीजन में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो इंस्टेबिलिटी है, वो आपको पता होनी चाहिए पहली कंट्रीज़ कौन कौन सी है। सोमालिया, सोमाली लैंड और इरिशिया। देखिए ये ऊपर वाली इरिशिया है, नीचे जिबूटी है, उसके नीचे सोमालिया है। अब देखिए सोमालिया, जिबूटी को कहते हैं, दुनिया की जितनी कंट्रीज हैं सबकी आर्मी की बेस यहीं पर होती है। जिबूटी अपनी ज़मीन बेचती है, कहती है आओ भाई एक बेस बना लो, हमें पैसे दे दो। तो चाइना का, अमेरिका का, फ्रांस का, सबका मिलिट्री बेस जिबूटी में है। यहाँ है गल्फ ऑफ एडन। क्या है?
गल्फ ऑफ एडन, और इसके ठीक सामने यमन है। यमन में भी एक भयंकर युद्ध छिड़ा पड़ा है, तो यमन में इंस्टेबिलिटी है। जिबूटी में सबकी आर्मी की बेस है। सोमालिया में दंगे होते रहते हैं, सूखा पड़ा रहता है, तो अभी बाढ़ आ गई है। फिर इधर है इथियोपिया। इथियोपिया के ऊपर आपका सूडान है। सूडान के इधर साउथ सूडान है, जो अगेन एक लैंडलॉक कंट्री है, जहाँ अगेन सिविल वॉर हुई थी। इसके ऊपर आप जाओगे तो आपको इजिप्ट दिखाई देगा। तो इस रीजन की ज्योग्राफी को थोड़ा समझिए कि जिबूटी यहाँ पर है, इसके जस्ट नीचे आपका सोमालिया है, और ये रहा इथियोपिया। असल में यहाँ से कौन सी रिवर बहती है? नाइल रिवर का नाम सुना है कभी? कहाँ पर बहती है भाई वो? नाइल रिवर किस रीजन से स्टार्ट होगी? इसमें इजिप्ट कहाँ पर है मुझे बताइए आप मैप में। ये आपका होमवर्क है, मुझे बताइए इजिप्ट कहाँ है, सोमालिया का है, सोमालीलैंड का है, इरिशिया कौन सा है इसमें से, और जिबूटी कौन सा है। और जिबूटी में मिलिट्री बेसिस है ढेर सारी, क्योंकि इस रीजन में सबको लगता है कि भाई कल को हमला हो गया, इसको किसी ने ब्लॉक कर दिया तो हमारे शिप्स कैसे जाएंगे। सुएज कनाल की सिक्योरिटी के लिए भी इस पूरे रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका ये रहा हमारा जहाँ भी तबाही मची है, इजराइल वाला हिस्सा इस रीजन में पड़ेगा, तो ये भी डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी हैं वैसे, तो आप थोड़ा समझिए कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट है। एक साहेल का रीजन है, यहाँ पे सिविल वॉर चल रही है। यहाँ बोको हरम है, यहाँ पे दारफुर का कॉन्फ्लिक्ट है। टिग्रे का रीजन कॉन्फ्लिक्ट में कहाँ है? तो इथियोपिया में टिग्रे कॉन्फ्लिक्ट है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया था, टिग्रे कहाँ पर है? तो इथियोपिया में है। हम एक बार अफ्रीका को डिटेल में करेंगे, एक वीडियो आएगा इसी चैनल पे जहाँ हम अफ्रीका के हर मैपिंग और हर कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल में करेंगे, ताकि कोई भी डाउट्स आपको तो क्लियर हो जाए। ये बताने का इंपॉर्टेंट रोल ये है कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज, कभी ड्रॉट, कभी सिविल वॉर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनरेस्ट रहता है, यहाँ बहुत इंस्टेबिलिटी रहती है, इसलिए बहुत सी दिक्कतें यहाँ होती हैं। इसको ज़रूरी है समझना और सॉल्व करना। इसको डिटेल में हम अफ्रीका का जब हम कंटेंट करेंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। आई डोंट वांट इट टू स्ट्रेच टू मच। तो अभी सोमालिया में क्या आई है? बाढ़। नॉर्मली क्या आता है? सूखा। और ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला है कि अब वो माफ़ी मांग रहे हैं। एक थैलिडोमाइड ट्रेजिडी हुई थी, उसको लेकर। क्या है भाई थैलिडोमाइड ट्रेजिडी? थैलिडोमाइड ट्रेजिडी कहाँ पर हुई थी? पहली बात ये जानने की। थैलिडोमाइड ट्रेजिडी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। क्या होता है इसका मतलब? असल में हुआ ये था कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, एक थैलिडोमाइड नाम की एक दवा होती थी, एक ड्रग होती थी, जो कि सुबह सुबह मान लो उल्टियाँ हो रही है, ऐसी कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप ये गोली खा लो, ठीक हो जाओगे। लेकिन इन लोगों ने इसको टेस्ट नहीं किया था कि इसका इम्पैक्ट प्रेग्नेंट वुमेन पे क्या होता है, तो बहुत से बच्चों की जाने गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए पब्लिक अपॉलॉजी मांगी है, क्योंकि बहुत से बच्चों की जाने गई दुनिया भर में, जर्मनी में भी, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी, और कई जगहों पर। बहुत बाद में इसको जाके ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि थैलिडोमाइड क्या है ट्रेजिडी, तो असल में जिसकी वजह से कई बच्चों की जाने गई, छोटे बच्चे जो थे, प्रेग्नेंट वुमेन पे इस दवा का असर पता नहीं था, जो बच्चे पैदा होते थे वो थोड़े से डिफॉर्म्ड होते थे और उनकी मृत्यु भी हो जाती। तो रिलेटेड कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए माफ़ी मांगी, ये उसकी बात हो गई। अगला आर्टिकल बात कर रहा है इंडिया के ही टॉपिक के बारे में, जो 4 धाम एक्सप्रेसवे बन रहा है, 4 धाम हाईवे बन रहा है, जिससे इंडिया के चारों इंपॉर्टेंट धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ा जा रहा है ऑल वेदर हाईवेज से। यहाँ पर इनकी वजह से जो तबाही मच रही है या फिर जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए 4 धाम कौन कौन से हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ से भी टनकपुर को जोड़ा जा रहा है, ये इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। ये 4 धाम वाला हो गया और ये वाला एस्पेक्ट आ गया। अब कहानी ये है कि अभी तक आपको जाने के लिए यमुनोत्री या गंगोत्री बहुत एफर्ट लगाने पड़ते थे। अब ऐसा होगा गाड़ी लो और चले जाओ, क्योंकि सब सारी तरफ आपको 4 लेन का रोड मिलेगा और अच्छी खासी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन दिक्कत ये वो ऐसा एरिया, ऐसा टेरेन है जहाँ पर इसकी वजह से बहुत त्रासदियाँ होती हैं। रिसेंटली एक टनल गिर गया जिसके अंदर 40 मजदूर फंस गए, जो 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट का ही हिस्सा था। तो इसको लेके भी कहा जा रहा है कि मे बी जो ये हाईवे बनाया जा रहा है बिना एनवायरमेंटल कंसर्न्स को ध्यान में लिए हुए। हमने देखा जोशीमठ एक जगह है जहाँ पर ज़मीन फट गई, लोगों के घरों में दरारें आ गई। कहा जा रहा था ये भी रीजन है कि आप जिस तरह पहाड़ों में रोड बना रहे हैं, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। इसके बाद लैंडस्लाइड बढ़ जाएंगे। हमने देखा केदारनाथ में कुछ सालों पहले ही तेज़ क्या आया था, भूकंप आया था। तो 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में रन कर रहा है? अभी जो ये हुआ, ये कहाँ हुआ? उत्तरकाशी में हुआ। कौन से राज्य में है भाई 4 धाम? मुझे बताइए ज़रा, क्या आपको याद है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में? बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, मुझे बताइए कहाँ पर है ये। तो आपको अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, पौड़ी हो गया, किस किस रीजन, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, रुद्रप्रयाग में। ये मैप को थोड़ा देखना जब भी कोई इंसिडेंट होता है, तो इससे आप प्रिपेयर रहेंगे चीज़ों को लेकर। यहाँ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं इस रीजन के, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इंडिया क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे सीख सकता है टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट्स। आपको ऐसे अपने आंसर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत टाइम तक रहेगा न्यूज़ में, तो इसको अच्छे से करना बहुत जरूरी है। नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि क्या प्लेस न्यूज़ में है, बट फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव कि वहाँ पर क्या कंसर्न थे और वहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो बात करता है इजराइल के बारे में। अब देखिए, इजराइल प्लान बना रहा है कि स्वेज कनाल के मुकाबले में एक और कोई कनाल बनाया जाए ताकि उनको स्वेज कनाल का इस्तेमाल ना करना पड़े। और वो जो कनाल, नए कनाल बनाने की बात थी, उसे कहते हैं बेन गुरियन कनाल।
तो बेन गुरियन कनाल में भी एक रीज़न हो सकता है जिसके लिए बहुत ज़रूरी है इसराइल के लिए कि गाज़ा को खाली कराना। तो पहली बात समझते हैं खेल क्या है। देखिए नॉर्मली ना पहले मुंबई से आपको कहीं जाना या रूट जो होता था नॉर्मली ये रूट होता था, ये है केप ऑफ गुड होप, इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। यहाँ से शिप्स आते थे पहले घूम के, बाद में स्वेज कनाल को बनाया गया, यहाँ से एक नहर बनाई गई। तो क्या हुआ, जो रास्ता बहुत बड़ा होता था बहुत छोटा हो गया, लगभग 12,000 माइल का रास्ता अब केवल 7200 माइल का हो गया, नहीं आधा हो गया। अब सीधा यहाँ से घुसो, यहाँ से गल्फ ऑफ स्वेज कनाल होते हुए मेडिटेरियन सी में गए और यहाँ से आप चले गए यूरोप और अमेरिका, यहाँ से जाना है तो आप चले जाओगे, तो बहुत शॉर्टकट था ये। या फिर अब यहाँ से सीधा इधर चाइना जाना है, जापान जाना है, ये रूट पकड़ के चले जाओगे। तो स्वेज कनाल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है ट्रेड की। अगर इसको किसी ने ब्लॉक कर दिया तो किसी की शिप पास ही नहीं, आपको अगर आपकी शिप यहाँ से नहीं जा सकते तो आपको घूम के इस तरह से जाना पड़ेगा, जो आपकी शिप्स को बहुत ज़्यादा देर से पहुँचाएगा और आपका कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगा आपके ट्रेड का। इसलिए बहुत रेलिवेंट जगह है ये। लेकिन जब इसराइल बना था 1948-49 के आसपास, तभी उस समय विवाद ये हुआ था कि इन्होंने युद्ध किया बार बार। अब इनको स्वेज कनाल में इजिप्ट की सरकार, इजिप्ट में है स्वेज कनाल, अभी इजिप्ट का कब्जा है इसके ऊपर, इजिप्ट से बहती है ये। तो इन्होंने इसराइल के शिप को जाने से मना कर दिया था यहाँ से कि भाई इसराइली शिप्स तो जाएंगे नहीं, ये बात ही नहीं होगी। तो इसीलिए तब वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे बेन गुरियन, इन्होंने कहा था क्यों ना एक हम एडिशनल कनाल बनाए, दूसरा कनाल बनाए जो कि स्वेज कनाल के बदले में कहीं और से पास होगा, जिससे हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े, ताकि हम डिपेंडेंट ना रहे इजिप्ट के ऊपर। जो नया प्लान था ना उसके तहत इन्होंने कोशिश ये की थी कि वो जो नया रूट बनाएंगे वो यहाँ जो अकाबा है इसको यहाँ से नेगेव डेजर्ट से पास कराते हुए अंडर पैनल जो एक यहाँ पर एक ग्राउंड कनाल बना के, अंडरग्राउंड कनाल बना के सीधा इजराइल से होते हुए यहाँ पे लेके जाएंगे और ये रूट पास करेगा और ये एक अल्टरनेटिव रूट होगा मेडिटेरियन सी में जाने का। ये कनाल सीधा आपको गल्फ ऑफ अकाबा से लेके डायरेक्टली आप यहाँ से आओ और सीधा मेडिटेरियन सी में चले जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रूट आप पकड़ के आते हो इजिप्ट के कब्जे में जो है ये इनके हाथ से चला जाएगा। यानी इजिप्ट इज एन अरबिक कंट्री, तो अरबिक कंट्रीज का दबाव जो है इस रीजन में खत्म हो जाएगा। तो ये कोशिश ये थी गल्फ ऑफ अकाबा से सीधा आके लेके चले जाओ। फिर से एक मैप से देखते हैं क्या केस क्या है। देखो नॉर्मली क्या है, आप रेड सी में आओगे, यहाँ से जाओगे शिप को लेके, राइट, ये रास्ता है गल्फ ऑफ स्वेज वाला, स्वेज कनाल यहाँ से आता है, यहाँ से मेटेरियल में जाओगे। इनका कहना है कि भाई उतना पंगा लेना ही क्यों, इधर जाना ही नहीं है, यहीं से एंटर करो, गल्फ ऑफ अकाबा के पास आओ और यहाँ से कनाल बनेगी और ये आपको सीधा लेके चली जाएगी बाहर की तरफ। लेकिन बात ये है कि जहाँ इसका एग्जिट पॉइंट है मेडिटेरियन का प्लान्ड, यहाँ साथ में है गाज़ा और गाज़ा पे कब्जा है हमास का। तो यहाँ जो विवाद की स्थिति, अगर गाज़ा जो अभी वो कहते हैं नॉर्दर्न ये गाज़ा खाली करा दो रीजन, यहाँ बॉम्ब फेंकेंगे, अगर ये रीजन पे भी इनका कब्जा पूरी की तरह पूरा हो जाए तो इस पर कोई खतरा नहीं रहेगा। नया कनाल बनाकर ईजिली बिना स्वेज कनाल का इस्तेमाल किए हुए एक अल्टरनेट कनाल बना सकते हैं और ट्रेड दुनिया का डाइवर्ट कर सकते हैं। इवन अपना ट्रेड भी सेफ गार्ड हो जाएगा इनका कि हम यहीं से शिप्स लेके जाएंगे, हम स्वेज कनाल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये एक अल्टरनेटिव रूट था जिसकी बात ये कर रहे थे डेवलप करने की उसी टाइम में। लेकिन तब डेवलप हो नहीं पाया क्योंकि $100 बिलियन के आसपास इसमें खर्च आएगा, जो उस टाइम इजराइल के पास पैसे भी नहीं थे और कई ऐसी दिक्कतें थी जिस वजह से वो हो नहीं सकता था। नेगेव डेजर्ट से रास्ता बनाना पड़ता, इन चक्करों में तब इन्होंने नहीं किया। यहाँ जुडा डेजर्ट है इस साइड यहाँ, और यहाँ है नेगेव डेजर्ट जहाँ से जाएगा, गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये नया रूट बनाने की बात थी। लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि लगातार जो पैलेस्टाइन पे हमले, जो गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो मे बी ये जो कनाल यहाँ से बनाकर नेगेव डेजर्ट के अंदर सीधा यहाँ से यहाँ ले जाने का प्लान ये बना रहे हैं, ये शायद एक नया रूट बनाना चाहते हैं मेडिटेरेनियन सी का, जो बातों में वापस आ गया है। और इसीलिए काफ़ी खतरा है ये बाकी देशों के लिए भी कि अगर ऐसा कुछ होगा कि वो गाज़ा से सभी लोगों को मार डालें, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो खतरे की बात होगी ना। तो इसलिए लोग ऐसा करने से थोड़ा सतर्क हो रहे हैं। इसकी ज्योग्राफी तरह देखते हैं, ये रहा डेड सी, ऊपर है सी ऑफ गैलिली, यहाँ पर है जॉर्डन रिवर, ये है जॉर्डन कंट्री, ये आपका वेस्ट बैंक का रीजन हो गया, ये आपका हो गया इसराइल, और ये है आपकी गाज़ा स्ट्रिप जहाँ पर हमास है, ऊपर लेबनन है, इधर इजिप्ट है, ये रहा सिनाई डेजर्ट, यहाँ आसपास कई सारे डेजर्ट हैं। तो जैसे ये सिनाई डेजर्ट है, यहाँ नेगेव डेजर्ट है, ऊपर आपका जुड़ैया और समारिया का भी, जुड़ैया का डेजर्ट भी कहते हैं इसको। फिर आपका इधर अगर आ जाओ, बड़ी डेजर्ट इस रीजन में कौन कौन से, तो टकला मकान यहाँ पर है, तूफान बेसिस है। देखो इधर जो अगर ना आपके ईरान के बाद जो मेजर डेजर्ट आएंगे उसमें कहते हैं दश्त लुत, दश्त कविर, काराकोरम। फिर आप जैसे ही आप घुसोगे सऊदी अरब के साइड में तो वहाँ अरेबियन डेजर्ट आ जाएगा। फिर यहाँ सीरिया में डेजर्ट है। तो ये सारे डेजर्ट जो है आपको याद होनी चाहिए। थार यहाँ पर ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान में है डेजर्ट ये।
तो इस तरह के डेजर्ट, जो गोबी डेजर्ट कहाँ पर है तो यहाँ पर है, तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, कौन से डेजर्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। पर इवेंचुअली जो अभी बात थी वो थी बेन गुरियन के बारे में। बेन गुरियन कौन थे? इनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे बेन गुरियन इजराइल के। यही पुश कर रहे थे इस कनाल को बनाने के लिए, और शायद मे भी अब उसी को दोबारा इजराइल पुश कर रहा है गाज़ा के थ्रू रूट बनाने के लिए। गाज़ा को खाली करा के भाई वहाँ से हम वो अपने पोर्ट को डेवलप करेंगे, नया कनाल बनाएंगे, सेफ्टी और कंट्रोल हमारे पास रहेगा ट्रेड का। और यही वजह है कि वो ऐसा करना चाह रहे हैं, कई लोगों का ऐसा कहना है, जिसकी वजह से उसको और वो कंट्रोल करना चाहते हैं। गल्फ ऑफ अकाबा से होते हुए सीधा वो मेडिटेरियन सी में जाना चाह रहे हैं। गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ है, आपको आइडिया लग गया, ये रहा गल्फ ऑफ अकाबा। तो गल्फ ऑफ स्वेज में जाने के बजाय गल्फ ऑफ अकाबा से सारे शिप्स चले जाएं, ये इनका प्लान है। ठीक है, तो ये कोशिश है मे बी इसराइल की कि वो एक नया रूट ऐसा कुछ डेवलप करें ताकि बाद में यहीं से भाई कट हो जाए, यहाँ से ऐसे चला जाए। ये नॉर्मली ये रूट है ना, तो यहाँ से रूट जाएगा। तो ये कोशिश है। तो आपको पता लग गया ये चीज़ क्या है। अब इसकी रेलेवेंस स्वेज कनाल की और ट्रेड रूट्स की आप समझिए, ये आपको पता लग गई। आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS। और ये है आपको जो PDF चाहिए तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। हैव अ नाइस डे।